हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, यह जो है बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इसका मसौदा 9 मई 1992 को जो है तैयार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर हस्ताक्षर 1997 में किए गए, UNFCCC के तहत किए गए उपायों का पहला क्रियान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल को जो है 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद जो है हटा दिया गया था। ठीक है, पेरिस सम्मेलन के बाद हटा दिया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए, ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि। ओजोन परत के विनाश से वनस्पति और प्लवक को नुकसान होता है, जिससे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल प्रभावित होते हैं। ओजोन परत में क्षरण के परिणाम स्वरूप वनस्पति में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी जो है ब्यूसन ने किया था। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन। पारिस्थितिकी मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। कम्यूटेशनल मॉडल अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। विश्लेषणात्मक मॉडल को उनकी गणितीय सुंदरता एवं व्याख्यात्मक शक्ति के लिए महत्व दिया जाता है। 2 प्रमुख प्रकार के पारिस्थितिकी मॉडल है जिनका उपयोग किया जाता है, ये निम्न है: विश्लेषणात्मक मॉडल और कम्यूटेशनल मॉडल। विश्लेषणात्मक मॉडल जो है सरल प्रणालियाँ हैं, जहां कम्यूटेशनल मॉडल जो है समस्याओं को हल करने के लिए संख्यात्मक तकनीकों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जैसे माइक्रो मोलेक्यूल्स को जैविक रसायनों की एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये सभी जो है संयुग्मित प्रोटीन है। तो एंजाइम, विटामिन, हार्मोन जैसे मैक्रो मोलेक्यूल्स को जैविक रासायनिक की एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है संयुग्मित प्रोटीन है। संयुग्मित प्रोटीन एक प्रोटीन है जो बंधन या कमजोर जो है इंटरेक्शन से जुड़े अन्य रासायनिक समूहों के साथ बातचीत में कार्य करता है। एंजाइम, विटामिन और हार्मोन संयुग्मित प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि संक्रियन ऊर्जा की इकाई क्या है? तो 115 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, संक्रियन ऊर्जा की इकाई जूल पर मोल है। संक्रियन ऊर्जा प्रतिक्रियाशील अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। संक्रियन ऊर्जा जो है शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1889 में स्वैंते अर्हेनियस नामक जो है स्वीडिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसके अणुओं या परमाणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, ताकि वे रासायनिक प्रतिक्रिया या परिवर्तन से गुजर सके। संक्रियन ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तो अभिकारकों की प्रकृति एवं उत्प्रेरक का प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सोना। तो सोना को छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद हैं। केवल 2 धातुएं सोना और मुख्य रूप में अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं प्राथमिक रूप से अयस्क या खनिज हैं। चांदी जो है
नाइट्राइटिक कोटिंग के रूप में पाई जाती हैं और यह अन्य धातुओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट है कि धातु पदार्थ का एक वर्ग है जिसमें उच्च विद्युत या तापीय चालकता होती है। धातुएं आमतौर पर प्रकृति में लचीली होने के साथ साथ प्रतिक्रियाशील भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 117 है कि निम्नलिखित में कौन जो है थर्मी-सेटिंग रेजिन है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए कि बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट मेलाकाइन थर्मोसेटिंग रेजिन है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक अस्थायी पॉलीमर है क्योंकि यह मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान कठोर हो जाता है और इसे सेट हो जाता है। इसे दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन जो फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बार बार गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर किया जा सकता है, अतः इसका उपयोग जो है बार बार किया जा सकता है। इसके उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता क्या समझाती है, तो सी ऑप्शन एल्केन्स का महत्व। तो देखिए सुश्रुत संहिता एल्केन्स का महत्व समझाती है। सुश्रुत संहिता एक प्राचीन संस्कृत पाठ है जो है शल्य चिकित्सा दोनों के क्षेत्रों को जो है कवर करता है। सुश्रुत संहिता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया चिकित्सा और जो है शल्य चिकित्सा का एक जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह जो है सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, जिन्हें लोकप्रिय साहित्य में व्यापक रूप से भारतीय सर्जरी का जनक माना जाता है। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n+2 CnH2n+2। देखिए एल्केन्स सबसे सरल और सबसे कम प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन प्रजातियां हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है कि एक डाल्टन क्या है, तो सी ऑप्शन एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई 1.46053940 × 10⁻⁻27 kg। एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई जो है ये 1.66053940 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। एक डाल्टन बराबर होता है 1.66053940 × 10⁻⁻27 kg। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई या डाल्टन का जो है वह मानक इकाई है जिसका उपयोग परमाणु या आणविक पर द्रव्यमान को इंगित करने के लिए किया जाता है। यह एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई लगभग एक न्यूक्लियॉन या तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड अवस्था में कार्बन 12 के एक अनबाउंड न्यूट्रल परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कि एक कंटेनर में 4 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन और 7 मोल हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको मोल अंश निकालना है, तो ऑक्सीजन का जो मोल अंश होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन का मोल अंश। तो देखिए ऑक्सीजन का मोल अंश बराबर होता है, ऑक्सीजन का मोल अंश बराबर होता है ऑक्सीजन का मोल अंश अब बाई होता है आपको कंटेनर का मोल अंश। ठीक है, क्या होता है कंटेनर का मोल अंश। तो देखिए ऑक्सीजन का मोल अंश बराबर ऑक्सीजन का मोल अंश बट्टा में कंटेनर का मोल अंश। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 मोल O2, क्या होगा 3 मोल O2 और नीचे में देखिए 3 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का 3 मोल है तो 3 मोल O2 और नीचे में होगा कंटेनर का, तो कंटेनर तो कितना है 4 मोल है नाइट्रोजन, 4 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल है ऑक्सीजन और प्लस जो है 7 मोल है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 3 और नीचे में हो जाएगा कितना 14। ठीक है, 4 और देखिए 4 3 7 7 कितना होगा 14, ये हो जाएगा कितना तो 0.2142 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया निम्न में किसका अनुसरण करती है। तो देखिए 121 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो
किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की नीचे दी गई जो प्रक्रिया है ये हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण करती है। हुंड के अधिकतम बहुलता नियम में कहा गया है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला पद ऊर्जा में सबसे कम हो जाता है। इस नियम के अनुसार जो है एस पी डी और एफ जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी दिए गए उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो या अकेले ही व्याप्त हो। ठीक, उसके बाद देखिए कि उपकक्षा में पहले एकल इलेक्ट्रॉन भरता है जिससे ऊर्जा स्तर अधिकतम एवं स्थायित्व न्यूनतम होता है। एकल भरने के बाद इलेक्ट्रॉन युग्म में भरता है जिससे ऊर्जा स्तर न्यूनतम लेकिन स्थायित्व अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 है कि संकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ए ऑप्शन पॉलिंग। संकरण की अवधारणा पॉलिंग ने प्रस्तुत किया था। मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी, बोरोन, फ्लोराइड आदि जैसे प्रत्येक परमाणु अणु के बंधन और आकार को समझाने के लिए पॉलिंग ने संस्करण की अवधारणा को प्रत्येक संस्करण के कारण sp, sp2, sp3, sp3d आदि संकरित यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आदर्श गैस को वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? तो बी ऑप्शन वान डेर वाल्स। देखिए जॉन्स वान डेर वाल्स नामक एक डच वैज्ञानिकों ने वास्तविक गैस व्यवहार के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का कारण पता लगाया। ठीक है, वान डेर वाल्स समीकरण होता है P प्लस n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर इंटू होता है v माइनस एन बी बराबर nRT बराबर क्या होता है? nRT होता है। और आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 की यदि बात करें तो 124 है कि यदि शुष्क गैस का दबाव जो है x द्वारा दिया गया है और कुल दबाव x+3 द्वारा दिया गया है तो वाष्प दाब क्या है? तो देखिए यहाँ पे गैस का वाष्प दाब बराबर क्या होता है? तो गैस का वाष्प दाब बराबर हो जाता है गैस का कुल दाब। ठीक है, गैस का कुल दाब माइनस शुष्क गैस का दाब माइनस शुष्क गैस का दाब। तो ये हो जाएगा आपको कुल दाब है x+3। ठीक है, कुल दाब है x+3 माइनस शुष्क दाब कितना है x, ये कितना होगा? तो घट के होगा 3, यानी कितना होगा? 3, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो याद रखना है गैस का कुल दाब बराबर होता है शुष्क गैस का दाब प्लस वाष्प दाब। कुल दाब बराबर होता है शुष्क गैस का दाब प्लस वाष्प दाब। क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता? 125 का सी अमोनिया मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो सकता। जलीय घोल में उपस्थित वह घटक जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अमोनिया NH3 जलीय विलयन में पूर्ण आयनीकृत नहीं होता है और अतः यह जो है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए 126 है कि 0.01 m सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का pH मान क्या है? तो 126 का होगा बी ऑप्शन 2। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जो है कितना है? 0.01। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻²। ठीक है, यानी pH बराबर क्या होता है? तो pH बराबर होता है -log 10 बेस H+ आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको -log 10 बेस, ठीक है, 1 × 10⁻⁻ कितना? -2। तो ये कितना होगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा रॉबर्ट बाइल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो 127 का होगा डी ऑप्शन।
क्या होगा? डी ऑप्शन। रॉबर्ट बाइल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है। अम्ल के निम्न गुण है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त करता है। यह प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह फिनोल्फ्थलीन को रंगहीन कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128। किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना किसका एक उदाहरण है? तो बी ऑप्शन, अवकरण। किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना अवकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे देखिए 2H2O, ये होगा 2H2 + O2। ठीक है, 2H2 + O2। जैसे CO2 तो ये होगा C + O2, C + O2। जैसे 2CaO तो ये हो जाएगा 2Ca + O2, 2Ca + O2। ठीक है, अब देखिए अवकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। अवकरण की प्रक्रिया में जो है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे Cl + E- निगेटिव ये हो जाएगा Cl-। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। अवकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। संयोजकता में कमी आती है एवं विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में कमी आती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तथा तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। नेक्स्ट कहता है नीले रंग की तीव्रता कब धीरे धीरे बढ़ती है? तो ए ऑप्शन, तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबोया जाता है। तो नीले रंग की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है जब तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर के बीच अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे जैसे AgNO3 अपघटित होता है नीले रंग की तीव्रता बढ़ती जाती है। AgNO3 को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग काले रंग तथा वोटिंग इंक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है? सी ऑप्शन। तो देखिए बैक्टीरियासाइड्स जो है रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। जीवाणु नाशक का उपयोग उन जीवाणुओं के विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो प्रकृति में रोगजनक होते हैं और वे पौधों में जो भंडारण शरण और बीमारियों को ख़त्म करने में भी मदद करते हैं। जबकि एसारीहाइड्स जो है नेमाटीसाइड्स जो है ये जो है कवकनाशी कीटनाशी है जो घुन नेमाटोड को नियंत्रित करने में मदद करता है। और कवक यह देखिए कवक क्रमशः यह पौधों में भंडारण शरण और बीमारियों को खत्म करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, जीवाणुनाशी की प्रथम बार खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था और नेमाटीसाइड्स नेमाटोड को नियंत्रित करने में मदद करता है। कवकनाशी कवक का क्षय करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है ट्रोबामाइसिन जो है जेंटामाइसिन आदि जो है ये जो है प्रमुख जीवाणुनाशी वर्ग है। ठीक है, बीटा लैक्टम ये जो है पेनिसिलिन और जो है सेफ्लोस्पिरिन आदि जीवाणुनाशी वर्ग है। ठीक, चक्रीय लिपोपेटाइड्स ये जो है डेप्टोमाइसिन जो है जीवाणुनाशी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 131 है पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो 131 का होगा ए यानी फाइटो निष्कर्षण। तो देखिए फाइटो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी या पानी से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया फाइटो रेमिडिएशन की एक उपक्रिया है। फिर है फाइटो एक्सट्रैक्शन एक लागत प्रभावी पौधे आधारित तकनीक है। पौधे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भारी धातुओं को जमा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए मिट्टी को प्रदूषित करने वाली भारी धातुओं के कुछ उदाहरणों में शामिल है कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, पारा, सीसा, आर्सेनिक, निकेल, जस्ता। फिर है कि फाइटो रेमिडिएशन प्रदूषकों को हटाने के लिए हरे पौधे का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए पौधा है एलिलस लेस्बियाकम ये धातु है तांबा।
उसके बाद है आर्बिडोफिसिल थालियाना, ये पौधा है और धातु है क्रोमियम। ब्रेसिका जंसिया और धातु है सेलेनियम। ठीक, क्या है तो सेलेनियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है। तो 132 का होगा ए ऑप्शन पारा। तो बैक्टीरिया में प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु प्रदूषित स्थलों में पाया जाता है। नीचे कई विशिष्ट बैक्टीरिया प्रजातियां हैं जो बायो रेमेडिएशन में भाग लेने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया में एक विशिष्ट एंजाइम जिसे मेरबी के नाम से जाना जाता है, जो मिथाइल मेरकरी को पारे के कम विषाक्त रूप में परिवर्तित करने की क्षमता देता है। ठीक है, जो काफ़ी कम पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ए ऑप्शन मांसपेशी पर कोशिकाएं। तो देखिए मांसपेशी की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म एक जो है मायोसाइट का साइटोप्लाज्म है। यह अन्य कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बराबर, लेकिन इसमें असामान्य रूप से बढ़ती मात्रा में ग्लाइकोसोम और महत्वपूर्ण मात्रा में जो है मायोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन जो बाध्यकारी प्रोटीन होता है। सार्कोलेमा उस कोशिका झिल्ली का नाम है जो प्रत्येक मांसपेशी कोशिका को घेरती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली में बंधी नलिकाओं की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों के तंतुओं को घेरती है, संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बंधन की मजबूती के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बी ऑप्शन, सहसंयोजक ग्रेटर देन आयनिक ग्रेटर देन वेंडरवाल ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो देखिए बंधन की मजबूती के आधार पर सहसंयोजक, आयनिक, वेंडरवाल, हाइड्रोजन बंधन। सहसंयोजक बंधन एक बहुत ही जो है दिशात्मक बंधन है और प्रजातियों के आधार पर इसमें ऊर्जा जो है 9 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है। आयनिक बंधन वह गुण है जिसमें आवेशित कणों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, रासायनिक बंधों की बढ़ती क्षमता के क्रम में वेंडर वाल्स जो है बंधन ये लेस्तेन होता है, हाइड्रोजन बंधन के लेस्तेन होता है, धात्विक बंधन लेस्तेन, आयनिक बंधन और ये लेस्तेन होता है सहसंयोजक बंधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 135। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि जनक संतान जो है समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी। तो 135 का होगा ए, टेस्ट क्रॉस द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जनक संतान समयुग्मजी है विषम युग्मजी। टेस्ट क्रॉस ग्रेगर मेंडल द्वारा तैयार किया गया है एक जो है और मौलिक उपकरण है। अपने सरलतम रूप में एक परीक्षण क्रॉस प्रमुख जो है फेनोटाइप लेकिन अज्ञात जीनोटाइप वाले एक व्यक्तिगत जीव और अन्य जो है समयुग्मक और प्रभावी जीनोटाइप वाले जीव का प्रयोगात्मक क्रॉस है। ठीक, अब देखिए टेस्ट क्रॉस के महत्व जो है किसी जीव की आनुवांशिक संरचना की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। समयुग्मजी व्यक्तियों में वांछनीय विशेषताओं प्राप्त करने का सरल और तेज तरीका है। जीन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रयोजनकों और आनुवांशिकविदों के लिए यह बेहद फायदेमंद है। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को निर्धारित करने में सहायता करता है। जीन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भी यह उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज सबसे पहले किसने की। तो ए ऑप्शन। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है कॉन्स्टेंटिन मेरेस्कोवस्की ने की थी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन मुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो पौधों की वृद्धि और फसल की उपज को बनाए रखता है। क्लोरोप्लास्ट एमिनो एसिड, फाइटोहार्मोन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, लिपिड और थाइमिक जो है और माध्यमिक मेटाबोलाइट्स जैसे सक्रिय यौगिकों के जैव संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। फिर देखिए
प्लास्ट के कार्य है कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और इसे जैविक क्रिया में परिवर्तित करना। पानी की फोटोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से NAPDH2 का उत्पादन और ऑक्सीजन का विकास। फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का उत्पादन करना। नेक्स्ट देखिए 137 है कि DNA संरचना की जांच वर्ष खाली स्थान में की गई थी। बी ऑप्शन 1953। तो देखिए DNA की संरचना की जांच और व्याख्या वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। DNA का पूर्ण रूप जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस से बना है। DNA अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से बच्चों तक विरासत में मिली सामग्री या आनुवांशिक निर्देशों को प्रसारित करने और ले जाने के लिए जिम्मेदार है। DNA एक कार्बनिक यौगिक है जिसकी एक अद्वितीय आणविक संरचना होती है। यह जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड और जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 5 सिरे से जुड़ा एक फास्फेट समूह और उसी शर्करा के जो फर्स्ट सिरे के जुड़ा एक नाइट्रोजन बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? ए ऑप्शन 7। मनुष्य के टखने में 7 हड्डियां होती हैं। निचली पैर 2 हड्डी, टिबिया और छोटी फाइबुला से बना होता है। जांघ की हड्डी या फीमर जो है ऊपरी पैर की बड़ी हड्डी है जो निचले पैर की हड्डियों की घुटने की जोड़ को श्रेणी की हड्डी या कुल्हे के जोड़ से जोड़ती हैं। पैर का पिछला भाग 7 टार्सल हड्डियों के समूह से बनता है जबकि मध्य पैर में 5 जो है लंबी मेटाटार्सल हड्डियां होती हैं। ठीक है। फीमर या जांघ की हड्डी जो है जांघ क्षेत्र की एकल हड्डी है या शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। फीमर जो है किसी व्यक्ति की कुल ऊंचाई का लगभग 1/4 होता है। उसके बाद है पटेला यानी घुटने की टोपी शरीर की सबसे बड़ी जो है सिस्मॉइड हड्डी है। ठीक है। टिबिया जो है ये पिंडली की हड्डी है, पैर की औसत दर्जे की हड्डी है और फाइबुला में बड़ी होती हैं जिसके साथ यह जुड़ी होती है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु को खाली स्थान से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा पोषण मिलता है। तो सी ऑप्शन। तो देखिए सेमिनल वेसिकल, तो शुक्राणु को सेमिनल वेसिकल से प्राप्त शर्करा द्वारा जो है पोषण जो है मिलता है। ठीक है। शुक्राणु से संबंधित तथ्य है कि मानव प्रजनन के मामले में शुक्राणु नर युग्मक हैं। एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो है स्खलित होते हैं। शुक्राणु की संरचना की यदि बात करें तो शुक्राणु में सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ होती है। शुक्राणु का पूरा शरीर एक प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। शुक्राणु में एक टोपी और जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो डिंब के निषेचन में मदद करते हैं और इसमें एक अगुणित नाभिक भी होता है जो केवल 23 गुणसूत्रों के साथ होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए पूंछ शुक्राणु की गतिशीलता के लिए होती हैं। इसके मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें सेंट्रियोल्स भी होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है। तो बी ऑप्शन पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटा प्रोटीन है जो कैल्शियम और फास्फेट हीमोस्टेटिस साथ ही हड्डी फिजियोलॉजी को नियंत्रित करता है। ठीक है। और पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव जो है कैल्सिटोनिन के विपरीत होता है। उसके बाद है कि यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाने का काम करती हैं। थायरॉक्सी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से मिलता है और यह जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 141 की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई। ठीक। और नीचे भी एक इकाई और एक इकाई है। ठीक। क्या है तो नीचे भी जो है आपको एक इकाई है और इधर भी ऊपर भी कितना है, एक इकाई है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा, आपको निकालना क्या है तो इसमें आपको जो है AB
ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है ए और बी। क्या निकालना है? ए और बी। तो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू होगा रूट अंडर, ठीक है, देखिए ये है लंब, ये आधार, ये होगा कर्ण। तो ए बी बराबर होगा रूट अंडर 4 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 4 यूनिट का स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा? 3 यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, 4 यूनिट का स्क्वायर प्लस 3 यूनिट, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 16 9 25, यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 यूनिट जो है हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142, कहता है कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाली किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन जो पूरी सतह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से होती है जब, तो 142 का होगा एज, यह धीरे धीरे चलता है, ठीक है, यह धीरे धीरे चलता है। ऊर्जा में कुल परिवर्तन स्थितिज और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से उत्पन्न होता है जब पिंड धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पिंड इतने कम वेग से चल रहा है कि गतिज ऊर्जा की अभिव्यक्ति में वेग का जो वर्ग है ये नगण्य हो जाता है, ठीक है। और कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है 1/2 mv² प्लस mgh, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्तर पर स्थिर वेग से गति कर रहे किसी पिंड की प्रारंभ में जो है ऊर्जा जो है 1000 जूल होती है, यदि अंतिम ऊर्जा 800 जूल है तो किया गया कार्य क्या है और कौन सा बल इस कार्य के क्षय का कारण होता है? तो देखिए 143 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा में कुल परिवर्तन किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, यानी किया गया कार्य बराबर जो होता है ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा आपको 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/2 m कॉमन, तो ये हो जाएगा v² माइनस u², ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा 800 जूल माइनस जो है 1000 जूल, 1000 जूल, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1000 जूल, यानी कितना होगा? तो माइनस 200 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 800 में से हम क्या करेंगे? अंतिम ऊर्जा में से जो है प्रारंभिक को घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए कि पिंड सामान्य सतह पर गति करता है, अतः सतह पर घर्षण बल इसके गति का विरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 144, 144 है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? सी ऑप्शन कोणीय वेग। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से कोणीय वेग पर निर्भर जो है नहीं करता है। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान, दूसरा अक्ष से दूरी। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने अक्ष से दूरी का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है kg × मीटर², ठीक है। जिस प्रकार जो है रैखिक गति में जड़त्व का महत्व होता है, कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है कि तापमान 300 केल्विन है, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त तापमान है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए केल्विन में तापमान होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 300 माइनस 273, 300 माइनस 273 यानी कितना होगा? तो 27, ठीक है। तो देखिए केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा आपको सेल्सियस में बदलना रहेगा, तो उसको जो है तो कितना होगा? 300 माइनस 273, 300 माइनस 273 यानी ये हो जाएगा कितना? 27, ठीक है, क्या हो जाएगा? 27। और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है आपको 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 × 27 प्लस 32, 27 यानी ये होगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो सी ऑप्शन। ठोसों में गैसों की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठोसों में ध्वनि की चाल द्रव एवं गैसों की तुलना में अधिक होती हैं। क्वेश्चन उसके बाद देखिए कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होता है। 147 कहता है ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज की निम्न विद्युत धारा को निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 148 है कि उस स्थिति की पहचान करें जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, थीटा बराबर 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन 3। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए 3 मात्राओं की आवश्यकता होती है, क्षैतिज घटक, द्विपात कोण और नमन कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। और पृथ्वी का चुंबकीय गुण कोर में Ni और Fe के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 150 है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा। तो सी ऑप्शन, आधे से अधिक सक्रिय नाभिका क्षय। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे में आधे से अधिक सक्रिय नाभिका क्षय हो जाएगा। ठीक है, एक औसत जीवन में यानी 7 घंटे में जो है 63.2% सक्रिय नाभिक क्षय हो जाएगा। ठीक है, और अर्ध आयु बराबर क्या होता है 0.693 बटा में लेम्डा, बटा में क्या होता है लेम्डा, यानी विखंडन नियतांक। औसत आयु होता है 1/लेम्डा। ठीक है, जहाँ लेम्डा क्या है विखंडित नियतांक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।